हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। बेटा लास्ट लेक्चर आप लोगों ने किसका सीखा? आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा, किसका? रीवैल्यूएशन अकाउंट का, कि रीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन किस किस का करते हैं वो सब। तो मैंने वो सिर्फ लेक्चर हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, है ना। और आज का जो लेक्चर रहेगा उस कॉन्सेप्ट के क्या रहेंगे, क्वेश्चंस। चलिए, तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, और क्या क्या है, कह रहे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ इंक्रीज्ड बाय 50,000। कह रहे बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 रुपये से बढ़ गई। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ डिक्रीज्ड बाय 10,000। फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रुपये से कम हो गई। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ टू बी इंक्रीज्ड टू 60,000। बुक वैल्यू 50,000। स्टॉक की जो वैल्यू थी वो 60,000 रुपये तक हो गई, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 50,000 रुपये। मैं अभी आपको भी समझाऊंगा। डेटर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,00,000 रीवैल्यूड एट 90,000। डेटर हमारे पास 1,00,000 के थे, जब उसका हमने रीवैल्यू किया तो वो कितने के हो गए? 90,000 के। कह रहे ए और बी जो थे वो पार्टनर्स थे। ठीक है, उनका रेशियो कितना था? 1:1। ये ओल्ड पार्टनर्स हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मैंने पहले ही कहा था रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये पूरा फॉर्मेट बनाया मैंने। रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट साइड में सारी इनकम, डेबिट साइड में सारे लॉसेस। क्रेडिट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं? एसेट की वैल्यू का बढ़ना इनकम होता है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू का कम होना इनकम होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करना इनकम होता है। वो तीनों चीज़ें यहाँ आती हैं। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे लॉस आता है। यहाँ पे लायबिलिटीज़ की वैल्यू का बढ़ना लॉस है, एसेट्स की वैल्यू का कम होना लॉस है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना लॉस है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, पहली एंट्री कह रहा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय, कह रहे बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 रुपये से बढ़ गई। 50,000 रुपये से बढ़ गई मतलब हमारी बिल्डिंग 50,000 रुपये बढ़ चुकी है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, हमें क्या हुआ? फ़ायदा। एसेट की वैल्यू बढ़ने पे फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा कहाँ लिखते हैं? रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे। किस नाम से? बाय एसेट नहीं लिखेंगे, उस एसेट का अब नाम लिखेंगे। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने रुपए से बढ़ गई? 50,000 रुपये से। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ डिक्रीज्ड बाय, फर्नीचर कितने रुपए से कम हो गया? 10,000 रुपये से फर्नीचर कम हो गया। फर्नीचर कम लॉस, तो एसेट की वैल्यू कम होती है, तो यहाँ लिखते हैं टू एसेट। अब एसेट का नाम क्या है? टू फर्नीचर। तो टू फर्नीचर अकाउंट कितना? 10,000 रुपये। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड टू, यहाँ पे टू बी आएगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड टू 60,000। बेटा ये टू और बाय, इन दोनों में फ़र्क होता है। बाय का मतलब से है यहाँ पे, कितने रुपए से बढ़ गई या कम हो गई, और टू का मतलब है कि वहाँ तक का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू है वो 60,000 रुपये तक आ गई। स्टॉक की जो वैल्यू थी वो 60,000 रुपये तक आ गई, लेकिन उसकी वैल्यू थी कितनी? 50,000 रुपये थी। 50,000 रुपये से बढ़ गई 60,000 रुपये तक, यानी 10,000 रुपये बढ़े हैं। ये बाय और टू में डिफरेंस होता है। टू का मतलब होता है वहाँ तक वैल्यू आ जाना। तो आपको हमेशा पुरानी वैल्यू भी दे रखी होगी जब टू की बात करेगा तो पुरानी वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। तो 50 की वैल्यू कहाँ तक आ गई? 60 तक आ गई, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 10,000 का। और बाय का मतलब क्या होता है? से। 50,000 से बढ़ गया, 10,000 से गिर गया, ये सब। और 60,000 का मतलब 60,000 तक आ गया। था कितना? 50,000। 50,000 था, कहाँ तक आ गया? 60,000, यानी 10,000 का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे फर्नीचर हमारा स्टॉक हमारा बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक कितने रुपए? 10,000 रुपये। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्या मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे हमेशा ही लिखते हैं, जैसे ये बुक वैल्यू दे रखी है तो बच्चे पूरा 60,000 रुपये लिख देते हैं। 60 नहीं लिखना है, डिफरेंस लिखना है आपको, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस लिखना है। तो यहाँ पे जैसे 50,000 की एसेट थी वो 60 की हो गई, तो 60,000 का प्रॉफिट नहीं है भाई, सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट है। हमेशा डिफरेंस देखना है, ठीक है, हमेशा। अब नीचे क्या कह रहा है? डेटर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,00,000 रीवैल्यूड एट 90,000। 1,00,000 के डेटर्स 90,000 के हो गए, कितने का नुकसान हुआ? 10,000 का। तो यहाँ पे 90,000 नहीं लिखना है, 10 लिखना है, सिर्फ नुकसान और फ़ायदा।
तो बेटा डेटर हमारे एसेट होते हैं, एसेट की वैल्यू कम होती है, हमें होता है लॉस, लॉस आता है डेबिट साइड में। तो टू डेटर अकाउंट नहीं भी लिखोगे चलेगा, टू फर्नीचर, टू डेटर, अकाउंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टू डेटर कितने रुपए से डेटर कम हुए हमारे 10,000 रुपये से, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। अब देखो इनकम साइड कितनी है हमारी 60,000 और एक्सपेंस यानी लॉस साइड कितनी है 20,000। तो 20,000 को माइनस करना 60,000 में से कितना प्रॉफिट, कितना क्या गेन हो गया हमारा 40,000 का। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स हमारे पार्टनर कौन है, ए और बी। कितने का गेन हुआ है 40,000 का गेन हुआ है। 40,000 ओल्ड पार्टनर्स का होता है, ये सारी चीज़ें ओल्ड हैं तो ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेंगे। और किस रेशियो में बटेंगी, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ती हैं, न्यू पार्टनर का कोई हाथ नहीं होता। तो 40,000 को दोनों में बांट दो, 20,000 और 20,000, ठीक है। तो इसको अब अंडरलाइन अकाउंट को क्लोज कर दो। यहाँ पे भी कितना आ गया 60,000, यहाँ पे भी कितना आ गया 60,000, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन अभी हमारा हाफ हुआ है, हमने रिवैल्यूएशन बोला था, क्वेश्चन हमने बना लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जर्नल एंट्री भी पास करो। अब देखो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो यहाँ से शुरू करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट मैंने बना लिया है। सबसे पहले जर्नल में ये कहा गया है, देखो ऊपर, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ इंक्रीज्ड बाय। बिल्डिंग की वैल्यू यानी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है वो हमेशा क्या होती है, वो होती है हमेशा डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट। एसेट बढ़ेगी डेबिट करेंगे। एसेट का बढ़ना क्या है, प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ होता है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे प्रॉफिट यानी इनकम बढ़ गया तो हमने किसको लिख दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। कितने से एसेट बढ़ी है 50,000, कितने का प्रॉफिट हुआ है 50,000, इनकम बढ़ा दी रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड। बीइंग लिखना है छोटा सा। फिर बी एंट्री में क्या कह रहा है, कह रहा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी डिक्रीज्ड बाय। एसेट की वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम होना होता है लॉस, है ना। लॉस कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, यानी रीवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट, लॉस में। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने कर दिया डेबिट। किसकी वैल्यू कम हुई है, एसेट की, यानी फर्नीचर की। एसेट का नाम क्या है, फर्नीचर। एसेट कम होती है हमेशा क्या होता है हमारा, क्रेडिट, ठीक है। तो रीवैल्यू कितने से कम हुई है हमारी 10,000। एसेट कम, लॉस बढ़ गया, ठीक है। और सारे लॉसेज और इनकम किस साइड जाते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट या क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बीइंग। नेक्स्ट में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ टू बी इंक्रीज्ड टू 60,000। 60,000 रुपये तक बढ़ गई, तो 60,000 रुपये तक हो गई, 50 से 60। तो वैल्यू बढ़ी है एसेट की। एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है भैया, एसेट तो डेबिट होती है। और एसेट की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए एक इनकम है। इनकम जो होती है वो रीवैल्यूएशन के किस साइड आती है, क्रेडिट साइड। तो हमारा रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टॉक कितने से बढ़ा है, 10,000 और 10,000, ठीक है बेटा। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, डेटर अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 रीवैल्यूड एट ₹90,000। तो उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री 10,000 रुपये, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। एसेट्स की वैल्यू कम होना मतलब लॉस जाता है रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो हम रीवैल्यूएशन को क्या कर देते हैं, डेबिट। क्योंकि एसेट्स को जो लॉस हो रहा है वो रीवैल्यूएशन के टाइम पे हो रहा है, इसलिए एसेट पे लॉस हो चाहे इनकम हो, अगर वो रीवैल्यूएशन के टाइम पे हो रहा है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन लॉस पे डेबिट हो जाता है और इनकम पे वो क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे हो रहा है नुकसान 10,000 रुपये से डेटर हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है। और डेटर को कर दो क्रेडिट, क्योंकि हमारी एसेट कम हो रही है। तो डेटर्स अकाउंट हो जाएगा हमारा 10,000 रुपये से कम, बीइंग। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने सारी एंट्रीज़ ये वाली कर ली, लाइक आपने ये सारी एंट्रीज़ ये कर ली ये वाली, है ना। अगर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो लास्ट में अगर आप देखें तो एक एंट्री बच जाती है हमारे पास, कौन सी, गेन बांटने की।
ये वाली, ये ऊपर नहीं है, ये आपको एंड में ही मिलेगी हमेशा। तो गेन बांटने की एंट्री अगर आप करोगे टू गेन ट्रांसफ़र टू, तो गेन बांटने की एंट्री क्या होगी, ये देखो यहाँ पर गेन बांटोगे तो सारा का सारा जो गेन है वो फार्म से चला जाएगा, तो हमारा फार्म की जो गेन है, जो इनकम है वो ख़त्म हो जाएगी, डेबिट टू ये बढ़ जाएगी पार्टनर्स में। जिस पार्टनर्स में गेन को बांटने की वजह से उनकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो हमने कर दी क्रेडिट। तो 20-20 हज़ार रुपये दोनों पार्टनर्स को मिले, और टोटल जो गेन हुआ था पूरी फार्म को वो 40,000 रुपये का हुआ था, जो फार्म ने ख़त्म करके किस में बांट दिया, पार्टनर्स में। तो फार्म की इनकम ख़त्म, इनकम कम, रिवैल्यूएशन डेबिट, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, बीइंग। क्लियर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी करवाया और साथ ही साथ उसका जर्नल भी करवाया। अब क्या करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सेम, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। कह रहे हैं द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी ब्रॉट अप टू, थोड़ा सा हम अपग्रेड हो जाते हैं क्वेश्चंस में। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी ब्रॉट अप टू 110% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ऑफ इट्स वैल्यू। कह रहे हैं कि जो हमारी मशीनरी थी वो कहाँ तक बढ़ गई, वो 110% तक आ गई, 110% तक, यानी कि 100% वो थी, 10% और इंक्रीमेंट हो गया। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, 1 लाख रुपए, यानी कि वो 100% थी। अब 1 लाख रुपए से बढ़कर वो 10% और बढ़ चुकी है, तो यानी कि 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 10% का ही तो इंक्रीमेंट हुआ है। फिर ध्यान से पढ़ेंगे, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी ब्रॉट अप टू मतलब वहाँ तक, ठीक है, 110% तक हो गई हमारी मशीनरी की वैल्यू, मतलब 100% तो थी और 10% उसमें और इंक्रीमेंट हो गया। तो 100% की बुक वैल्यू कितनी थी उसकी, 1 लाख रुपए पुरानी वैल्यू थी, अब नई वैल्यू कितनी है, 1 लाख प्लस 10%, यानी 1 लाख प्लस 10,000। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, सिर्फ 10,000 का। तो इसकी जर्नल अगर मैं यहाँ पे करूँ, अकाउंट बनाऊँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय मशीनरी कितने से इंक्रीमेंट हुआ है, 10%, यानी 10,000 का। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ ₹30,000, बुक वैल्यू इज़ ₹25,000। मार्केट में हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 30,000 रुपये, और हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी, 25,000 रुपये। तो हमारी वैल्यू बढ़ गई है 5,000 रुपये से रिवैल्यूएशन के टाइम पे। तो एसेट की वैल्यू बढ़ती है, हमें दोबारा से प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय स्टॉक, कितने रुपये से वैल्यू बढ़ गई, 5,000 रुपये से। नेक्स्ट, कह रहे फर्नीचर इज़ अंडर वैल्यूड, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर इज़ अंडर वैल्यूड यानी कम लिखा है बाय 10%। अंडर वैल्यूड मतलब गलती से कम लिखना, ओवर वैल्यूड मतलब गलती से ज़्यादा लिखना। कह रहा है अब जो आपका फर्नीचर है, आपने अपने बुक्स में, अकाउंट्स में, जो बैलेंस शीट में आपने अपने फर्नीचर को गलती से 10% कम लिखा हुआ है। तो आपका जो फर्नीचर जो आपने अकाउंट्स में लिखा हुआ है, जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, वो है 18,000 रुपये, और ये 18,000 रुपये आपने 10% कम लिखा है। तो बताओ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाओ, तो बताओ वो 10% कितना है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे दिमाग लगाया और कुछ बच्चों ने इस 18,000 रुपये का ही 10% निकाल के 1,800 कर दिया। अरे भाई, वो कह रहा है कि आपने गलती से अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो बुक वैल्यू है ये आपने 10% कम लिखी है, यानी कि ये वाला जो फर्नीचर है 18,000 रुपये, ये पूरा 100% नहीं है, ये 90% है। वो क्या कह रहा है, गलती से आपने बैलेंस शीट में अपने फर्नीचर को 10% कम लिखा हुआ है। तो आपने जो बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर लिखा है वो अगर 10% कम है तो क्या वो 100% का फर्नीचर है, नहीं ना, वो 90% है। यानी कि अब आपको उसके 10% की वैल्यू 90% में से तो निकाल नहीं सकते। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 18,000 का 10% निकाल दो। भैया 18,000 ऑलरेडी 90% है, 90% का 10% निकालोगे, बड़े समझदार हो। तो इट्स बेटर, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ की 100% वैल्यू करनी हो तो क्या करना चाहिए, मैंने कैलकुलेशन बताई है सबको, वो यहाँ पे भी काम आएगी। 18,000 रुपये कितना परसेंट है, देखो यहाँ पे 18,000 रुपये सबको पता है ये 90% है, क्योंकि आपने 10% कम लिखा है गलती से। तो अगर किसी चीज़ को 100% बनाना हो तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 90% है, हम क्या कर देंगे, ऑन 90,
100/90 करते ही आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो ये 100% वैल्यू आ गई 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, यानी कि जो हमारा जो फर्नीचर था वो 20,000 रुपये का था और हमने 18,000 रुपये का लिखा हुआ है। तो हमने गलती से कम लिखा है, अब उसकी वैल्यू बढ़ा दो। कितने रुपए से बढ़ाओगे? 2,000 रुपये से। एसेट की वैल्यू बढ़ती है, हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय फर्नीचर कितने से बढ़ाया? 2,000 रुपये से। क्लियर है अंडर वैल्यूड वाला कंसेप्ट? ठीक है, ये ऐसा होगा एग्जाम में, बहुत ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो है टॉपिक है। अब देखो, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 10%। कह रहे स्टॉक आपने गलती से, ओवर वैल्यूड मतलब गलती से ज़्यादा लिखना, आपने 10% गलती से ज़्यादा लिखा हुआ है अपनी बुक्स में। तो बुक्स में कितना लिखा हुआ है? 44,000 रुपीज़। तो 44,000 रुपीज़ के अंदर आप इसको आपने ओवर वैल्यूड कर रखा है, यानी कि ये 100% नहीं है, ये 100 + 10 110% है, क्योंकि आपने 10% से ज़्यादा लिखा हुआ है। तो आपकी बुक्स में जो स्टॉक की वैल्यू है वो 100% नहीं है, वो 10% एक्स्ट्रा लिखी हुई है, यानी कि 110% है। तो आपको पता है कि 44,000 ये 110% है। तो हम क्या करेंगे? 100% निकालने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, तो 100/110। तो जब आप इसको काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 40,000। यानी कि हमारे स्टॉक की जो वैल्यू है वो 40,000 रुपये है और हमने कितनी लिखी हुई है? 44,000 रुपीज़, यानी कि 4,000 रुपये हमने ज़्यादा लिखा हुआ है। तो 4,000 रुपये गलती से ज़्यादा लिखा, उसे कम कर दो। तो ये कम करोगे तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। कितने रुपए से कम हो जाएगी? 4,000। और नुकसान होगा, नुकसान कहाँ आता है? डेबिट साइड में। ठीक है, ये हो गई 4। अब वही करेंगे सेम जो हम करते हैं, टोटल करिए इसका 10। ये कितनी है? ये 17,000 और लॉस कितना है हमारा? 4,000, यानी कि 13,000 का हमारा क्या हुआ है? दोबारा से गेन। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं भी किसी भी पार्टनर का नाम नहीं लिखा, ABCD, कोई भी पार्टनर नहीं है, रेशियो नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी गिवन नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको ट्रायल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं आदत डलवा रहा हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसा होता है, कैसे बनाते हैं वो सब। लेकिन जब आप बुक के क्वेश्चंस करोगे, जब हम एक्चुअल क्वेश्चंस में पहुंचेंगे, वहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज लिखी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं रीवैल्यूएशन को ख़त्म करने की। यहाँ पे हम लिखते हैं टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम नहीं है, रेशियो नहीं है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन सब का प्लस करो, 17 माइनस है कितना है प्रॉफिट? 13,000 रुपीज़। और यहाँ पे अकाउंट्स को क्लोज कर दो। इधर भी 17,000 रुपये लिख दो, इधर भी 17,000 रुपये लिख दो। बांटना मत, क्योंकि पार्टनर्स नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पे हाइपोथेटिकली, मतलब अपेरेंटली अपनी तरफ से क्या लिख दिया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। अब इसी की जर्नल एंट्रीज करनी है। चलिए जर्नल करते हैं। देखो, मैं अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो मैंने अलग अलग जर्नल की थी। जैसे मशीनरी की वैल्यू कम हुई तो मैंने मशीनरी की अलग करी, स्टॉक की कम हुई तो मैंने स्टॉक की अलग की, फर्नीचर पे वैल्यू कम हुई तो मैंने फर्नीचर की अलग की, या वैल्यू बढ़ गई तो मैंने सारी एंट्रीज अलग अलग की। आप चाहो तो आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री मतलब देखो, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, ये सब बढ़ रहे हैं और रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना। तो मैं चाहूँ तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एसेट बढ़ी तो रही है, सबका नेचर सेम है, सब डेबिट हो रही हैं, और रीवैल्यूएशन सेम है, सब में क्रेडिट हो रहा है, तो एक साथ कर दो एंट्री, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, मैं एक एग्जांपल दोनों सिखा देता हूँ। पहले मैं इंडिविजुअली एंट्री कर रहा हूँ। पहली एंट्री, मशीनरी की वैल्यू बढ़ी। मशीनरी मतलब एसेट, मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ी, तो मैंने मशीनरी अकाउंट को किया डेबिट, एसेट को किया डेबिट। और एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमें होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट जाता है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो मैंने 10,000 रुपये इनकम में डाल दिए। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री में क्या हुआ था? दूसरी एंट्री में हुआ था कि स्टॉक की वैल्यू जो थी वो बढ़ गई थी। तो स्टॉक भी मेरे लिए क्या है? एसेट। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, मैंने किया डेबिट, और स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से हुई इनकम। इनकम हम कहाँ पे डालते हैं? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो रीवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट। कितने से स्टॉक की वैल्यू बढ़ी? 5,000। फिर
बीइंग, फिर आ गई हमारी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या था कि फर्नीचर जो था वो गलती से कम लिखा हुआ था, उसकी वैल्यू 2000 से हमने फिर बढ़ा दी फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी, एसेट की वैल्यू बढ़ी, हमने कर दिया डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ने से हुई है इनकम। इनकम कहाँ जाती है बच्चों? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो कितने रुपए से अंडर वैल्यूड था? 2000 से, तो हमने बढ़ा दिया, ठीक है, बीइंग। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पर मशीनरी डेबिट है, स्टॉक डेबिट है, एसेट डेबिट है, रिवैल्यूएशन यहाँ भी क्रेडिट है, रिवैल्यूएशन यहाँ भी क्रेडिट है और रिवैल्यूएशन यहाँ भी क्रेडिट है। तो आप अलग अलग ना करके इस एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। कैसे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट करो। टू रिवैल्यूएशन एक साथ लिख दो। कितना आ जाएगा रिवैल्यूएशन में? 10 + 5 + 2 17,000 रुपये। क्लियर है ना? आप एक साथ भी कर सकते हो। अब इसकी डी एंट्री क्या होगी? तो फोर्थ में क्या कह रहा था? स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब गलती से ज़्यादा कर दिया था, अब हम स्टॉक की वैल्यू कम कर रहे हैं, एसेट हो रही है कम, तो उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल क्या हो जाएगी उसकी? स्टॉक की वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है, और लॉस जाता है रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। और स्टॉक की वैल्यू कम होती है, एसेट की वैल्यू कम होती है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो होता है क्रेडिट। तो कितने से कम हुई हमारी? 4000 रुपये। 4000 रुपये बीइंग लिख देंगे, लाइन खींच देंगे नीचे। फिर आएगा हमारा ई पार्ट। ई पार्ट लास्ट है, जो प्रॉफिट हुआ था पार्टनर्स को वो बांटने का, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ था। तो प्रॉफिट यहाँ पे पार्टनर्स के नाम नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैंने प्रॉफिट बांट दिया है ना। तो इसकी एंट्री करते हैं 13,000 रुपये की। प्रॉफिट बांटने की वही सेम एंट्री। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि हम इनकम को बांट रहे हैं। 13,000 रुपये की इनकम फर्म से जा रही है, और वो 13,000 की इनकम किस में बट रही है? पार्टनर्स में। इनकम जाती है तो डेबिट, क्योंकि रूल कहता है रिवेन्यू कम होता है डेबिट होता है, और पार्टनर्स को मिलेगी तो उनकी कैपिटल बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 13,000 रुपये बीइंग गेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। सिंपल सा है इसका बीइंग। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होता है समाप्त। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये वाला क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वही सेम है एंट्री, सॉरी हेडिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। फर्नीचर टेकन ओवर बाय अदिति। कौन है वो? पार्टनर ही फर्म का फर्नीचर ले गया ₹450,000। पार्टनर जो है वो फार्म का फर्नीचर ले गया, ठीक है, 50,000 रुपये में ले गया, है ना। और जबकि उस फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये की एसेट को जो पार्टनर है वो 50,000 रुपये में लेकर जाता है, तो फर्म को सीधा सीधा 10,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसकी जर्नल एंट्रीज़ कैसे होंगी वो बहुत ध्यान से, क्योंकि ये जो मैं एंट्रीज़ करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अदिति ने क्या किया? जो फर्नीचर था 40,000 का, पहले वो 40,000 से बढ़कर हुआ 50,000 रुपये का, जिसमें फर्म को फ़ायदा होता है 10,000 रुपये का, और वही एसेट जो है वो अदिति ले जाती है। अदिति कौन है? पार्टनर। अगर पार्टनर कभी भी, याद रखना, अगर पार्टनर कभी भी फर्म की कोई एसेट लेकर जाता है तो भैया फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाल लेती है। अगर अदिति कैश पे नहीं करती तो, यहाँ पे अदिति ने कैश पे नहीं किया क्योंकि लिखा ही नहीं है। तो अगर अदिति फर्म की एसेट लेकर जा रही है तो फर्म कुछ नहीं करेगी, फर्म उसके अकाउंट से उतना पैसा काट लेगी। उसका अकाउंट मतलब अदिति का कैपिटल अकाउंट। तो ये अकाउंट, ये वाला क्वेश्चन मैं रीवैल्यूएशन से शुरू नहीं कर रहा हूँ, ये मैं शुरू करता हूँ जर्नल से, तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या मैं करूँगा। तो पहले तो मैं ये शो करूँगा कि हाँ, मेरा जो 40,000 का फर्नीचर है वो 50,000 का हुआ, मुझे पहले 10,000 का हुआ बेनिफिट, है ना। तो पहले मैं अपना 10,000 का बेनिफिट शो करूँगा, पहली एंट्री। तो 10,000 रुपये से मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, और एसेट कौन सी है? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट को मैंने किया डेबिट, क्योंकि मेरी एसेट बढ़ गई। कितने से बढ़ी? 10,000 रुपये से। और एसेट जब भी बढ़ती है इनकम होती है, और इनकम कहाँ जाती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। अब मेरे पास 10,000 रुपये की एसेट और बढ़ चुकी है। पहले से ही फर्नीचर कितने का रखा हुआ है? 40। अब वो बढ़ कितने चुका है? 10,000। तो अब टोटल फर्नीचर कितने का हो गया? 50,000 रुपये का। तो अब वो फर्नीचर कौन ले गया? अब वो फर्नीचर ले गया पार्टनर। पार्टनर का नाम है अदिति।
अदिति जैसे ही फर्नीचर लेकर गई, पैसे नहीं दिए, मैंने मतलब फर्म ने उसकी कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लिया। तो अदितिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए निकाले अब? 50,000 रुपये टू क्या लेकर जा रही है? फर्म की एसेट टू फर्नीचर अकाउंट। अब फर्म की एसेट कितने की हो गई है? 50,000 रुपये की। कुछ बच्चों को मैं बता दूं, अगर पहले वो इंक्रीमेंट की एंट्री नहीं करते, मतलब अगर पहले वो फर्नीचर की वैल्यू नहीं बढ़ाते, एसेट को 10,000 से डेबिट नहीं करते, तो यहाँ पे एसेट फिर 50,000 से क्रेडिट भी नहीं हो सकती थी। क्योंकि अगर आपके पास आपकी जो बुक वैल्यू है वो एसेट की 40 है ना, और अगर आपने बिना यहाँ पे 10,000 रुपये बढ़ाए यहाँ पे 50,000 रुपये क्रेडिट कर दिए, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भैया ये एक्स्ट्रा 10,000 रुपये कहाँ से आए? तो पहले हमने 10,000 रुपये बढ़ाए, है ना, फिर हमने अदिति से कितने कैंसिल किए? 50,000 रुपये, क्योंकि 40 पहले के थे, 10 हमने और बढ़ा दिए, टोटल एसेट कितने की हो गई? 50,000 की। ठीक है, बढ़ाने का प्रॉफिट दिखाया, फिर उसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से फर्नीचर ले जाने का पैसा काट लिया। एसेट कम और कैपिटल भी कम। समझ आती है बात? अब बहुत ध्यान से सुनना, जर्नल से लेजर हम 11th क्लास से ही सीखते आए हैं। अब आप पीछे कौन सा अकाउंट बना रहे हो? इन दोनों में से आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, आप कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, मतलब इनकम हो रही है हमारी 10,000 रुपये से। किसकी वजह से? फर्नीचर की वजह से। तो यहाँ पे अगर रीवैल्यूएशन में उसकी एंट्री करूँगा मैं, तो क्रेडिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन इनकम है। इनकम किसकी वजह से हो रही है? हमारी फर्नीचर की वजह से। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय फर्नीचर कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। क्लियर है बात? अब देखो नेक्स्ट, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। 1/4 ऑफ द मशीनरी इज टेकन ओवर बाय समीक्षा फॉर ₹30,000। कह रहे कि जो भी फार्म के पास मशीनरी रखी थी उसका 1/4 पार्ट जो है वो कौन ले जा रही है? समीक्षा। और उस 1/4 पार्ट को वो 30,000 में लेकर जा रही है। अभी हम देखते हैं कि उसका 1/4 है कितना। कह रहे एंड रिमेनिंग मशीनरी, कह रहे 1/4 के बाद जो 3/4 मशीनरी बच गई, हमने जब उसकी दोबारा से वैल्यूएशन की तो उसकी वैल्यू आई 80,000 रुपीज़। उसकी वैल्यू कितनी आई? 80,000 रुपीज़। बुक वैल्यू कितनी है एसेट की? बुक वैल्यू कितनी है? 1,00,000 रुपये। अब चलिए ज़रा इसका कैलकुलेशन समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखो, अगर मेरे पास 1,00,000 रुपये की एसेट है तो 1,00,000 का 1/4 अगर मैं निकालूँ 1/4, तो इसका 1/4 कितना होता है? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये की जो एसेट है वो समीक्षा लेकर जा रही है, लेकिन वो समीक्षा कितने में लेकर जा रही है? 30,000 रुपये में। यानी कि समीक्षा मुझे कितने का फ़ायदा दे रही है? डेट इज़ 5,000। अब सर ये समीक्षा कौन है यहाँ पर? है ना, पार्टनर है वो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीक्षा भी कौन है? एक पार्टनर। तो पार्टनर 1/4 एसेट लेकर जा रहा है, और 1/4 एसेट जो थी वो 25,000 की एसेट को 5,000 रुपये, 30,000 रुपये में लेकर जा रहा है। 5,000 का हमें बेनिफिट हो रहा है सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद 3/4 एसेट हमारे पास बची। 3/4 कितने की बची? अगर तुमने 1,00,000 में से 25,000 रुपये की निकाल दी तो बची तुम्हारे पास कितने की? 75,000 रुपीज़ की। अब 75,000 रुपीज़ की जो एसेट बची और तुमने उसको रीवैल्यू किया, मतलब उसकी वैल्यू निकाली, तो वो 75,000 की एसेट कितने की हो गई? 80,000 रुपये की हो गई। यही क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि 3/4 जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितने का वैल्यू हो गया? 80,000 का। यानी कि यहाँ पर भी हमें कितने का फ़ायदा हुआ? यहाँ पर भी हमें 10,000 रुपये का क्या हुआ है? गेन। तो यानी कि टोटल हमें जो हमारी मशीनरी पे गेन हुआ है 5,000 यहाँ, 5,000 यहाँ, यानी टोटल कितना गेन हुआ है? 10,000 रुपीज़ एक ही एसेट पे। ठीक है, तो पहले तो हम गेन को शो कर देते हैं जर्नल के अकॉर्डिंग। देखो, तो यहाँ पे बी एंट्री फर्स्ट पार्ट, पहले तो तुम गेन कर रहे हो तो गेन की एंट्री करते हैं। क्या एंट्री हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट हम क्या कर देते हैं? डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का गेन हुआ? 10,000 एंड 10,000 रुपीज़। अब इसमें से इसमें से 1/4 पार्ट कौन लेकर जा रहा है? पार्टनर अगर फार्म की एसेट लेकर जाएगा तो फार्म क्या करेगी? उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाल लेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? समीक्षा के जो कैपिटल अकाउंट है हम उससे पैसे निकाल लेंगे, लेकिन कितने रुपए निकालेंगे? वो लेकर जा रही है 30,000 रुपीज़ में। तो 2
यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मशीनरी एसेट लेकर जा रही है तो एसेट की वैल्यू हम कम कर देंगे, तो मशीनरी अकाउंट 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे पहले मैंने 30,000 रुपीज़ उसकी एसेट की वैल्यू को मैंने बढ़ाया, टोटल तो 10 है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, 5 समीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा है, 5 जो रिमेनिंग एसेट हमारी बच गई थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा है, ठीक है ना। तो 10,000, अब 10,000 तो बढ़ गया टोटल, जिसमें से अब समीक्षा जो है वो 1/4 पार्ट लेकर जा रही है, जो 25,000 का था, लेकिन 5,000 उसमें इंक्रीमेंट हो चुका है। तो पहले हमने इंक्रीमेंट किया, उसके बाद पार्टनर ले गया, जैसे ऊपर किया था, ठीक है ना। ऊपर वाले में उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें तो पूरी की पूरी एसेट वो लेकर चला गया था पार्टनर, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3/4 पार्ट नहीं लेकर जा रहा, सिर्फ 1/4 पार्ट ही लेकर जा रहा है। तो जो एसेट लेकर जा रहा है उसकी एंट्री हमने यहाँ पे शो कर दी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000 इज़ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। कह रहा है जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें से जो 10,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड का मतलब मैंने 11th क्लास में काफ़ी बच्चों को समझाया था, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड का मतलब जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, ऐसा प्रीमियम जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ। तो जो प्रीमियम एक्सपायर नहीं हुआ इट मीन्स वो क्या है, वो एडवांस है, हमने पहले ही दे रखा है, ठीक है ना। तो याद रखना अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 11th क्लास में सीखा था, प्रीपेड हमारी एसेट होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी एक्सपेंस को, किसी भी खर्चे को अगर हम एडवांस में पे कर देते हैं तो उसके वापस मिलने की संभावना होती है। अगर आप कोई भी एक्सपेंस एडवांस में दे रहे हो, है ना, मान लो वो बंदा आपको सर्विस नहीं देता, तो आप उससे पैसे वापस ले सकते हो ना। और मैंने क्या सिखाया है कि जिस चीज़ से भी आपको पैसे वापस मिले वो आपके लिए क्या है, वो है आपके लिए एक एसेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस था हमारे पास, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या होता है, एसेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है, 10,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर एंट्री करूँगा प्रीपेड इंश्योरेंस की, तो एंट्री क्या करूँगा, प्रीपेड इंश्योरेंस है मेरे लिए एसेट, तो एसेट को बढ़ाऊँगा मैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को करूँगा मैं डेबिट, और एसेट बढ़ने पे होता है फ़ायदा, और फ़ायदा कहाँ जाता है बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो कितने का प्रीपेड है, ₹10,000, ठीक है। अच्छा, मैंने इन दोनों पॉइंट की एंट्रीज़ को अभी पीछे रीवैल्यूएशन में नहीं किया। तो रीवैल्यूएशन में देखो, मशीनरी टू रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, यानी कि बी पॉइंट की एंट्री को अगर मैं रीवैल्यूएशन में करूं तो मुझे मशीनरी में फ़ायदा हुआ है 10,000 रुपये का। ये ऊपर जो मैंने आपको नोटिंग करवाई थी उसके बेसिस पे, ये देखो 5,000 यहाँ बढ़े थे 1/4 पे, 5,000 3/4 पे बढ़े थे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बाय मशीनरी कितने रुपए बढ़े थे, टोटल 10,000 रुपये बढ़े थे। क्लियर है। तो फिर ये तो हो गई हमारी एंट्री कौन से पॉइंट की, ये होगी मशीनरी की। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी थी, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारे क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ती है, क्रेडिट ही करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है हमारा, 10,000 रुपये का। क्लियर है। तो हमने ये 3 पॉइंट तक तो एंट्री कर ली। अब नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट ₹2,000 पेड बाय कविता। कविता भी कौन है, एक पार्टनर ने फर्म के एक्सपेंसेस पे कर दिए। पार्टनर ने रीवैल्यूएशन, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन का मतलब होता है फर्म के एक्सपेंसेस। तो पार्टनर ने अगर फर्म के एक्सपेंसेस पे किए हैं तो क्या वो पार्टनर के एक्सपेंस थे, नहीं ना, कविता का तो एक्सपेंस था ही नहीं। वो कविता ने फर्म के बिहाफ पे उसके एक्सपेंसेस को पे किया। तो फर्म को क्या करना चाहिए, कविता को वापस पे करना चाहिए। जैसे अगर कोई भी पार्टनर फर्म की एसेट लेकर जाता है तो फर्म क्या करती है, उसके कैपिटल से पैसा निकाल लेती है। अब ऐसे ही पार्टनर ने क्या किया, फर्म का एक्सपेंस पे किया। तो अब फर्म को क्या करना चाहिए, उस पार्टनर को पे बैक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उस पार्टनर को पे बैक करना चाहिए। तो उसकी जर्नल मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो डी, अगर कोई भी फर्म पार्टनर को पे बैक करती है या फिर कोई भी फर्म अपने एक्सपेंसेस को पे करती है, फर्म का तो नुकसान होना ही है ना। फर्म चाहे बाहर वालों को एक्सपेंस का पैसा दे, फर्म चाहे पार्टनर को
एक्सपेंस पे करने का पैसा दे, फर्म के पास से तो पैसा जा रहा है, फर्म को तो नुकसान हो रहा है बस। तो फर्म का जो नुकसान होता है वो होता है फिर डेबिट साइड, वो भी कौन से अकाउंट में, रीवैल्यूएशन। फर्म का नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू। ये जो रीवैल्यूएशन का नुकसान हुआ है ये हुआ है क्योंकि कविता ने फर्म का एक्सपेंस पे किया है। तो यहाँ पे एक्सपेंस कितने रुपए का है, ये देखो 2000 रुपये का। तो फर्म का हुआ नुकसान 2000 रुपये का, और ये 2000 रुपये फर्म ने किसको पे किए, वो पे किए कविता को। तो कविता की कैपिटल जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज़। तो कविता's कैपिटल अकाउंट ₹2000। अच्छा, फ़र्क क्या है बाहर वालों को पैसा देना और कविता को पैसा, मतलब पार्टनर को पैसा देना। बाहर वालों को अगर हम पैसा देते तो हमारी जेब से, हमारे फर्म से पैसा निकल कर चला जाता बाहर वाले के पास। तो यहाँ पे एंट्री होती रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अब हुआ क्या है, अब एंट्री फर्म ही फर्म में घूम गई। फर्म ही फर्म का मतलब फर्म का पैसा कहीं बाहर नहीं गया, वो फर्म के अंदर ही है। लेकिन बस इतना हुआ कि वो चला गया कविता की कैपिटल अकाउंट में। कविता का कैपिटल अकाउंट कितने से बढ़ा दिया, 2000 रुपये से। तो अब वो पैसा फर्म के अंदर ही रहा, लेकिन फर्म के अंदर से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, कविता के कैपिटल सॉरी कैपिटल अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का नुकसान तो है 2000 रुपये का, क्योंकि वो 2000 रुपये किसको दे दिए उन्होंने, कविता को। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये देखियो, बहुत ध्यान से देखना। कह रहा अ डेटर whose due ₹50,000, कह रहा whose dues, a debtor whose dues of ₹50,000 were written off as bad debts last year। एक डेटर था जिससे हमने 50,000 रुपये लेने थे, वो बैड डेट हमने कर दिया लास्ट ईयर के, पिछले साल भैया बैड डेट हो गया, पैसा डूब गया। पेड 30,000 फुल सेटलमेंट, उसने हमें कितने रुपए दे दिए, उसने हमें दे दिए 30,000 रुपये फुल सेटलमेंट में। ठीक है, वो हमें 30,000 रुपये पे कर चुका है। तो देखिए भाई 50,000 रुपये का जो बैड डेट था वो हमें अब आकर कितने रुपए पे कर रहा है, वो हमें पे कर रहा है 30,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री देखिए, इसकी एंट्री सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये मैंने आपको 11th क्लास में ही सिखाई थी, बैड डेट रिकवरी की। जब आपका कोई बैड डेट होता है, जब डेटर आपके पैसे नहीं देता, ठीक है, तब तो वो आपका बैड डेट है। तब आप एंट्री क्या करते हो, आप एंट्री करते हो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये 11th क्लास में आपने सीखी थी एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर को ख़त्म कर देते हो, नुकसान को बढ़ा देते हो, एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हो। लेकिन वही डेटर आपको अगर पैसे वापस कर देता है, तो जो बैड डेट होता है वो अगर आपको वापस मिल जाए तो वो बैड डेट रिकवर्ड बन जाता है। पैसा डूबना अगर नुकसान है तो डूबा हुआ पैसा मिलना प्रॉफिट होता है, ये तो सबको ही पता है ना। पैसा अगर खो जाए तो नुकसान है, अगर खोया हुआ पैसा मिल जाए तो फ़ायदा है। तो बैड डेट रिकवर्ड, अगर बैड डेट हमें रिकवर्ड होते हैं तो वो हमारी इनकम है, और हमारी इनकम कितने से बढ़ी, 30,000 रुपये से। और बैड डेट रिकवर्ड के बदले में हमें क्या मिला, हमें उसके बदले में मिला कैश। कितने रुपये मिला, 30,000 रुपये। ये तो इसकी पहली एंट्री थी। इसकी दूसरी एंट्री भी होगी भाई, क्योंकि बैड डेट रिकवर्ड के बदले में आपको मिल रहा है कैश, और कैश क्या है, आपकी एक एसेट है ना। तो एसेट मिलना आपके लिए क्या है, एसेट का बढ़ना एक इनकम है, इनकम यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब यहाँ पर आप एंट्री क्या करोगे, इस बैड डेट्स को शो करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, हम करेंगे डेबिट, और इसको भेज देंगे हम कहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। हम ये दिखाएंगे कि हमारी इनकम बढ़ी है, किसकी वजह से बढ़ी है, बैड डेट रिकवर्ड की वजह से 30,000 रुपये। क्योंकि आपके पास जो एसेट आई है, कैश जो एसेट आई है, वो किसकी वजह से आई है, बैड डेट रिकवर्ड की वजह से। तो ये एंट्री दो होती हैं बैड डेट रिकवर्ड की। पहली तो बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री करेंगे कि पैसा मिला है बैड डेट रिकवर्ड की वजह से, फिर हम इस बैड डेट रिकवर्ड को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो कुछ टीचर्स जो है वो एंट्री क्या लिखवाते हैं, इसकी डायरेक्ट एंट्री भी होती है एक, वो बैड डेट रिकवर्ड
क्रेडिट से बैड डेट रिकवर्ड डेबिट को कैंसिल कर देते हैं। बैड डेट से बैड डेट कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम अमाउंट क्रेडिट है और सेम अमाउंट डेबिट है, तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो एंट्री डायरेक्ट क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ टीचर्स सीधा सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख करवा देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं है। आपको हमेशा दो एंट्री ही करनी चाहिए। पहले आपको शो करना चाहिए कि कैश आया है बैड डेट रिकवर्ड की वजह से, फिर आपको ये शो करना चाहिए कि बैड डेट रिकवर्ड की वजह से हमारी इनकम भी इंक्रीज़ हुई है। तो इसको अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे शो करते हैं वो ध्यान से देखो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कैश, ये भी लिख सकते हैं बाय कैश, लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय कैश लिखते हो तो आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये लिखना पड़ता है। जब भी हम बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री रीवैल्यूएशन में करते हैं तो बाय कैश और ब्रैकेट में लिखते हैं कि ये पैसा किसका आया है, तो हमें बताना पड़ता है बैड डेट रिकवर्ड का पैसा हमारे पास आया है। सॉरी, तो कितना रिकवर का पैसा आया, 30,000 रुपीज़ की हमारी रिकवरी है। ठीक है, तो ये थी इसकी जर्नल बैड डेट रिकवर्ड की। हम अच्छा, हमारी लास्ट जर्नल कौन सी रहेगी, कविता वाली ना, एक्सपेंसेस वाली। तो एक्सपेंसेस तो लॉस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू कविता's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कविता को फर्म 2,000 पे कर रही है, फर्म का हो रहा है नुकसान, लॉस हो रहा है, लॉस जाता है रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 2,000 रुपये। क्लियर है। तो ये एंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स थे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने क्लियर किए हैं। अब वही करेंगे, इन सब का टोटल कर लो। 60,000 ये रहा और 2,000 लॉस है, तो 60 माइनस 2, 58,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर आप बांटते हो तो कितना बांटते हो, 58,000 रुपीज़। जैसे यहाँ टोटल यहाँ भी कितना लिख दोगे आप, 60,000, यहाँ भी कितना लिख दोगे आप, 60,000 रुपीज़। अब लास्ट में आपकी कौन सी एंट्री बची है, इस गेन को बांटने वाली। तो गेन को बांटने की एंट्री हम क्या करते हैं, तो बेटा प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 58,000। ठीक है, तो अब ये आपको ये बीइंग भी लिखने हैं सबके। ठीक है, और मैंने सारे के सारे आपको केसेस जो बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे, जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रीवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी जो कुछ बच्चे आगे भी क्वेश्चन करेंगे, तो ये जो प्रॉफिट ये जो मैं बांटता हूँ रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स, है ना, ये उन्हीं क्वेश्चंस में आप बांटेंगे जो या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ, उसके बाद जर्नल कर रहा हूँ, तो मैं ये प्रॉफिट बांट रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आया है, लाइक सिर्फ इतना फ्रेम होकर आया है और सिर्फ क्या लिखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, सिर्फ इतना लिखा है और क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनका आपस में कोई मतलब नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स हैं ये, तो इस केस में आपने वो प्रॉफिट बांटने की एंट्री, यानी कि ये वाली एंट्री जो होती है लास्ट वाली, ये नहीं करनी है। कब नहीं करनी है, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ क्या बोलेगा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़, तो आपने सिर्फ इनकी जर्नल एंट्रीज़ करनी है, आपने ये प्रॉफिट नहीं बांटना है। क्लियर है। सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि प्रॉफिट कब बांटना है और कब नहीं, बेटा अब इसके बाद जो आपका लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको क्लियर समझा दूंगा कि आपको कब पता चलेगा कि प्रॉफिट बांटना है या नहीं बांटना है। क्लियर है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।